पंजोटा साहब, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया कि ईसीपी का जो ऑर्डर है, उन्होंने कहा कि ये ऑर्डर 22 मार्च का जो है नल एंड वॉइड है। इलेक्शंस होंगे 14 मई को होंगे। इस वक्त बहुत पॉलिटिकल बातचीत हो रही है, हम देख रहे हैं कुछ लीगल साइड्स भी आ रहे हैं। इस पर सिर्फ मुझे बताएगा कि इस ऑर्डर के अमल दरामद में सुप्रीम कोर्ट ने तो तमाम तर अपने ऑर्डर में उन्होंने कहा है कि जी हम इसको यकीनी बनाएंगे, कहीं प्रॉब्लम है ईसीपी, आपने भी लास्ट टाइम ये बात की थी कि ईसीपी के पास तमाम तर उनके पास इख्तियारात भी हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद एक जिम्मेदारी ली है। इस वक्त जो है, जो लीगल फ्रेटर्निटी है, मैं आपसे ये सवाल दोबारा पूछना चाहती हूँ क्योंकि एक बड़ा ही अहम नुक्ता है। लीगल फ्रेटर्निटी सुप्रीम कोर्ट के मामले पर 3-4 या 3-2 या 4-3 का जो एक डिबेट है, ये क्यों बार बार सामने आ रही है? इस डिबेट को कौन हवा दे रहा है आपके ख्याल में? क्या लीगल फ्रेटर्निटी हवा दे रही है या जो पॉलिटिकल कम्युनिटी है वो इसको हवा दे रही देखिए, मैं समझता हूँ जी, मैं शायद थोड़ा आई विल बी वेरी केयरफुल बना इससे हवा देने वाली बात तो मैं ना करूं। बट चूंकि एक नोट्स आए हैं फ्रॉम जस्टिस मटिल्ला साहब, फिर मंसूर अली शाह साहब का भी था पहले, फिर याया अफरीदी साहब का था, इन सब के जब एडिशनल नोट्स आए हैं तो उसके बाद ऑफ कोर्स डिबेट का कोर्स चेंज हो गया, विच आई फील इज डाइसेंटिंग ओपिनियन, दे हैव एवरी राइट टू होल्ड दैट। लेकिन अब वो ओपिनियन देने चाहिए थे या नहीं देने चाहिए थे, एटलीस्ट अतर मनिल्ला साहब और याया अफरीदी साहब के एक्सटेंड तक वो भी एक डिबेटेबल थी सवाल। बट चूंकि जब वो ओपिनियंस आ गए तो फिर 4-3 और ये सारी डिबेट शुरू हो गई। देखिए, सिचुएशन बड़ी क्लियर है। ये सुप्रीम कोर्ट को जब 9 मेंबर बेंच जब बनाया तो उसमें रिकॉन्स्टिट्यूशन की बात हुई, तो 7 ने कहा आप रिकॉन्स्टिट्यूट कर दें, 5 बन गया। 5 में से फिर आगे ऑफ कोर्स 2 ने डाइसेंटिंग ओपिनियन दिया, तो फिर 3 मेंबर बेंच रह गया। एंड इवेंचुअली उसने डिसाइड कर दिया। इट्स वेरी सिंपल। ये बात मेरी या किसी और की इस पर हावी नहीं होनी, ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद क्लियर कर दिया अब अपनी जजमेंट में कि इट वाज अ 3 मेंबर बेंच। पहले 5 मेंबर था जिसको 3-2 आया फैसला, और जब दोबारा ये अभी हमने सुना है तो ये ऑफ कोर्स 5 से 3 हो गया। सो इसमें कोई सच ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। बट जजेस ने अपना व्यू बड़ा डिसेंसी से डाइसेंटिंग व्यू दिया। लेकिन अब प्रॉब्लम वहीं पर आ रही है जो मैंने आपसे थोड़ी देर पहले बात की थी। बल्कि मैं आज एक और प्रोग्राम में मौका मिला मुझे बात करने का कि पाकिस्तान का हर शख्स इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है। अगर आप उसको रात को प्रोग्राम में बुला लें तो उसने 1973 का आईन शायद कभी देखा भी ना हो, लेकिन वो आपको बताएगा जी कि 4-3 क्या होता है, डेसेंट क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट की इनहेरेंट जुरिस्डिक्शन क्या है, सो मोटो क्या है, ये क्या है, 191 क्या है। ये बड़ी डेंजरस सिचुएशन है। देखें, आपके पास राइट है टू हैव एन ओपिनियन, बट जब आप किसी शख्स को टीवी प्रोग्राम में बुलाते हैं एज एन एक्सपर्ट और उस बंदे को A to Z चीजों का ना पता हो, ये बड़ी डेंजरस बात है। ये ऐसी है कि मैं सुबह उठे मुझे कहें जी आप आए जरा मैरी टाइम लॉ पे आके बोले, मैंने नहीं काम किया, आई शुड हैव द डिसेंस टू से कि आप किसी ऐसे बंदे को बुलाएं जिसने काम किया है। अब इससे हो क्या रहा है कि पाकिस्तान के तमाम एनालिस्ट, पाकिस्तान के तमाम एंकर्स, पाकिस्तान के तमाम वकला, जिसका जहां जहां बस चलता है वो इसके ऊपर अपना ओपिनियन दे रहा है। अब ऑफ कोर्स जब आप रात को ट्विटर खोलते हैं या उसको देखते है? हैं या वकला कोई तो और दे फोरम सकते हैं खोलते ना, हैं, वकला तो अपना ओपिनियन दे वकला सकते दे हैं सकते। देखिए, वकला को या भी नहीं? देना चाहिए, लेकिन वकला को नहीं नहीं, मैं वकला में भी कैटेगराइज करना चाहूंगा कि वकला में ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल अब अगर एक्सपर्ट्स लेट होते हैं। एक्सपर्ट बेशक ना हो, बस कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ी। अब एक वकील है जिसने लेट से कल वकालत शुरू की है और वो 4 दिन बाद एक कॉन्स्टिट्यूशन के इशू के ऊपर आके एक्सपर्ट ओपिनियन दे रहा है, तो ऑफ कोर्स उसके ओपिनियन को लोग समझ के कि ये लॉयर है फॉलो करेंगे। और हो सकता है ओपिनियन गलत हो। अगर तो वो ओपिनियन गलत है तो उसका कोई चेक एंड बैलेंस भी नहीं है, कुछ पूछने वाला भी नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि जो 4-3 वाली डिबेट है, ये डिबेट वंस फॉर ऑल खत्म हो चुकी है। लेकिन इसको बार बार इसलिए उठाया जा रहा है फ्रॉम गवर्नमेंट क्वार्टर्स। और आपने जो हवा देने वाली बात की है, वो हवा इसको दे रही है गवर्नमेंट, वो हवा इसको दे रहे हैं अनइलेक्टेड लोग जो कि इस्तीफे मांग रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, जो कि खुद किसी एरिया से इलेक्ट भी नहीं हो सकते, लेकिन वो इस्तीफे मांग रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से। वो लोग शाम को बैठ के 4-3 के ऊपर डिबेट करते हैं। उनमें भी जो लॉयर्स हैं, बहुत अच्छी बात, आजम तारड़ साहब बात करें समझ आती है। बट अब मरियम औरंगजेब साहिबा जब आके कहती हैं कि जी ये 4-3 नहीं है, ये 3-2 है, तो वो गैर मुनासिब बात है। या तो उसको समझें या किसी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट से उस पर बात करवाएं। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि वो 3-2 का ओपिनियन है, तो वाई आर यू चैलेंजिंग इट? और आप स्टिल एडमेंट है नहीं जी नहीं। वो जो फलाने वाला बात है ना, जो उस बंदे ने बात की थी, वो वाली बात सुने। जैसे आप किसी, वो हमारे क्लासरूम्स में होता था ना कि जी पूछना है एजुकेशन में कि जी किस किस को छुट्टी चाहिए, तो एक कोई होता था बीच में पढ़ाकू, उसने कहना जी नहीं छुट्टी चाहिए, जज वो टीचर ने कहना इसकी बात सुने, इसकी बात सुने। तो वो जो एक माइनॉरिटी में आपको उसकी ही बात अच्छी लगती है, वो माइनॉरिटी व्यू है, विच इज टू बी रिस्पेक्टेड, बट इट इज नॉट लीगली बाइंडिंग। दैट्स अ माइनॉरिटी व्यू। इट इज एंड ऑफ द टॉपिक, पीरियड। दैट्स व्हाट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैज सेड इन हिज जजमेंट। लेकिन उसके बावजूद इनका बहुत दिल है, क्योंकि इनको माइनॉरिटी व्यूज अगर इतने पसंद है, तो मैं इनको कुछ माइनॉरिटी व्यूज शेयर कर देता हूं जो कि ये पढ़ भी नहीं सकेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट ने पास्ट में दिए इनके खिलाफ।
इसी से कनेक्टेड एक जरा टेक्निकल सा थोड़ा सा आई एम गोइंग टू ट्रेड ऑन यू नो सॉर्ट ऑफ मर्की वाटर्स हियर कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का हमने देखा कि डिसीजन आया है कि इलेक्शंस जो हैं वो 14 मई को होने चाहिए, ईसीपी का डिसीजन नल एंड वॉइड हो गया। इसके बाद हमने देखा कि पॉलिटिकल जो पीडीएम की तरफ से बिलखुसूस उनकी तरफ से जो है इस फैसले की ना सिर्फ उन्होंने इसको कंडेम किया, इस फैसले को उन्होंने कहा मानेंगे नहीं और लीगल पॉइंट्स उठाना शुरू कर दिए। अब जब हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर से ही जो ऑनरेबल जज हैं अतर मिनल्ला साहब, जो बेंच के हवाले से पहले उनका बड़ा नाम आ रहा था, उनका जो डाइसेंटिंग नोट जब सामने आ जाता है तो वो किस किस्म की बात को फिर तकवीत देता है? क्योंकि सवाल जो पीडीएम की तरफ से या पॉलिटिशियंस की तरफ से उठाया जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जो है ये मेजॉरिटी डिसीजन नहीं है या मेजॉरिटी बेंच ने नहीं लिया। फिर ऑब्वियसली वो डिबेटेबल है कि इन लोगों को कितना पता है लॉ के बारे में। लेकिन ये अब अगर एक जो सिटिंग जज हैं, बेशक उस बेंच पे नहीं थे लेकिन वो सवाल है, अगर वो डाइसेंटिंग नोट दे देते हैं तो फिर तकवीत मिलती है ना इन तमाम तर जो पॉलिटिकल नैरेटिव है बयानिए को। बिल्कुल आपने ठीक कहा जी, लेकिन जब वो खुद कह रहे हैं कि ये डाइसेंटिंग ओपिनियन है, या तो उन्होंने मेन जजमेंट लिखी हो ना, वो खुद कह रहे हैं ये डाइसेंटिंग जजमेंट है। जब वो डाइसेंटिंग जजमेंट है तो इट डजंट ऑपरेट एज लीगली बाइंडिंग जजमेंट, उसके अंदर वो जो मर्जी ओपिनियंस दें। हाँ, अगर वो कहते हैं कि मैं तो बेंच का हिस्सा हूँ जिसका मेजोरिटी डिसीजन है, तो मेजोरिटी विल प्रिवेल, ये तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लॉ है। खुद स्टार्ट करके वो कह रहे हैं कि ये डाइसेंटिंग है, और उसके अंदर उन्होंने बहुत डिस्कशंस की। लेकिन उनकी उन बातों को उठाकर जो पॉलिटिशियंस ने और कुछ सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी ने उठा के सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई बना दी है, वो गलत बात है। उन्होंने बहुत एहतराम से, और बड़े काबिल जज है, मैं उनके आगे बहुत पेश हुआ हूं जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, फैंटास्टिक जज। तो उन्होंने एक अपनी जो चीजें हैं वो सामने रखी हैं एक He was at जजमेंट की the फॉर्म में। forefront of the lawyers movement in यस, यस, 2007. यस। And let me also tell you that he was a savior for Pakistan Tehreek-e-Insaf when he was at Islamabad High Court. जितनी स्टेट की लीगल एक्टिविटी से इन्होंने बचाया, शायद किसी ने भी नहीं बचाया हो। आज उन्होंने एक ओपिनियन दिया, बहुत अच्छी बात है, बट वो डाइसेंटिंग है। कभी दोबारा टाइम आएगा, चीफ जस्टिस साहब उनको देख लेंगे। बट अगर वो ऑपरेटिव पार्ट होता तो फिर ठीक था। ठीक है, तो फिर हम जैसे जो लोग जो लॉयर्स नहीं हैं उनकी सिर्फ समझ के लिए हम इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं कि अगर कोई भी जज ओपिनियन देता है डाइसेंटिक ओपिनियन, दैट शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज affecting the order in any way. मतलब यस, इसको जरा डाइसेंटिंग। सिंपली सिंपली अपने अपने अल्फाज में बताएगा कि आम आदमी के लिए कि अगर कोई भी जज डाइसेंटिक ओपिनियन देता है उसका मतलब क्या है। देखिए जी, ये लेट से 3-2 का डिसीजन है। 3 ने मेजोरिटी है, 2 माइनॉरिटी में। और इस केस में अगर हम मान लेते हैं कि उस टाइम पर 7 में से 5-2 थे, क्योंकि इन दो ने दिया था ओपिनियन। तो इन दो का जो ओपिनियन है, ये कहते हैं कि हम इख्तलाफ करते हैं फैसले मेन से, और उस इख्तलाफ के रीजंस ये हैं, जो कि अच्छी बात है। किसी लेटर स्टेज पर हो सकता है मेजोरिटी ये समझे कि ये बात एक अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने कहा था, मैंने बल्कि एक आर्टिकल लिखा था, आपसे शेयर भी करूंगा, आई एम डाइसेंटिंग एंड आई नो इट। उसमें उन्होंने ये बात की थी, और उन्होंने कहा था कि अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के जज ने कि जो आज का डाइसेंट होता है वो किसी लेटर स्टेज पर मेजोरिटी बन जाती है। हो सकता है कल को सुप्रीम कोर्ट का व्यू ये हो, लेकिन वो दे दिया। सो जिसने मेजोरिटी में फैसला किया, अगर 10 लोग हैं या 5 लोग हैं, तो उसमें से 3 जो कह रहे हैं कि होगा, वो होगा। बाकी 2 जो है वो एक अच्छी बात करते हैं, और वो कहते हैं कि हमने क्यों इख्तलाफ किया, बट उसकी लीगली बाइंडिंग नेचर नहीं होगी। वरना तो फिर अगर इनको इतना ही डाइसेंटिंग नोट्स पसंद है, तो जस्टिस खोसा ने तो डाइसेंट में कहा था कि नवाज शरीफ साहब को नैब ट्रायल के बगैर डिस्क्वालीफाई कर दें, तो फिर ये उसको अग्री करते हैं? फिर ये नैब ट्रायल में क्यों गए थे? तो वो डाइसेंटिंग व्यू था गुलजार साहब का और खोसा साहब का। उन्होंने कहा था किसी की जरूरत ही नहीं, डायरेक्टली डिस्क्वालीफाई करें। तो अगर इनको डाइसेंट इतना पसंद है, तो थोड़ा सा उसके अंदर भी डाइसेंटिंग ओपिनियन रखें, ये ना वो फंस जाए खुद किसी जगह। बहुत शुक्रिया आपका पंसोटा साहब, आपने न सिर्फ पेमरा के थैंक हवाले से इमरान खान साहब की स्पीचेस पर पाबंदी के हवाले से और क्यों ये पाबंदी जो है इसकी लीगल कोई ग्राउंड नहीं है, इस पर आपने तफसील बताई, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के हवाले से भी हमने एक बड़ी जो अहम डिबेट है कि 4-3 या 3-2, उसके ऊपर भी आपने जो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का डाइसेंटिक जो ओपिनियन है उसके बारे में वजाहत की है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड थैंक यू फॉर क्लैरिफाइंग दीज वेरी इंपॉर्टेंट लीगल मैटर्स। इंशाल्लाह आगे चलकर भी हम आपसे बात करेंगे। फॉर ऑल माई ऑडियंस, स्टे फोकस्ड, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।